अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने बताया था कि व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने डिस्कस किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैंने कहा था दैट वाज द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आज का जो टॉपिक है वो यही इनॉबरेट करके पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। दिस इज टुडेज टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो उन सब की ये पूरी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी रिग्रुपिंग, that was the big challenge, that was the big problem in front of India, in front of Indian National Congress, who was leading party in front of Pandit Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हिंदुस्तान जो है, जैसे इसको हम शेप दे दे, ये जो स्टेट्स 560 से ज़्यादा प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, इनको किस तरीके से यूनाइट करके रखें, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी, दे वर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसेस, दे वर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसेस। और उन प्रिंसेस को मोटिवेट करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन प्रिंसेस को मोटिवेट करना, ये आप हमारे साथ रहे, आप किसी के झंडे के तले रहे। इट वॉज नॉट ईजी टास्क, इट वॉज नॉट ईजी टू टेक देम इन गुड फेथ एंड एक्सेप्ट। उनके साथ एक्सेशन करना, इल्हा करना, यह कोई छोटी बात भी नहीं थी और कोई छोटा मामला भी नहीं था। तो मैं सबसे पहले नाम दोहराना चाहूँगी कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर थे, उनका रोल वैसा ही था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस वक्त हिंदुस्तान के। और उसके साथ ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करेंगे कि आयरन मैन, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ही रिग्रुप्ड द स्टेट्स विथ हिज अनटायरिंग एफर्ट्स। उन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की कि उन स्टेट्स को रिग्रुप करने के लिए, फिर से दोबारा इनको मिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा दिया, हद से ज्यादा कोशिश की। तो अब जो कुछ स्टेट्स थी, जैसा मैं यहाँ पर बात करूँगी, एक्सेशन ऑफ जुनेगर, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद, एक्सेशन ऑफ मणिपुर, एक्सेशन ऑफ पांडिचेरी, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, दीव दादरा नगर हवेली, इन स्टेट्स के साथ ये यूनिट टेरिटरी जो आजकल प्रेजेंटली है, उनके साथ जो एक्सेशन हुआ है, इनमें देखिए, जब हम बात करेंगे जूनागढ़ की, जिनको गुजरात कहा जाता है, आजकल जिसकी कैपिटल अहमदाबाद है, तो इस तरह से हैदराबाद की मैं बात करूंगी। हैदराबाद जो कि कैपिटल है आंध्र प्रदेश की है, और इन प्रोविंशियल स्टेट्स के साथ एक्सेशन करना या मणिपुर के साथ ये कोई मामूली बात नहीं है। खासकर हैदराबाद की जब हम बात करेंगे, जो कि निज़ाम के अंडर थी ये स्टेट्स, और दिल से चाहते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे हैं। तो इन स्टेट्स के साथ उन्होंने कितनी एफर्ट्स लगा दिए कि नहीं, कि हम हिंदुस्तान की दिल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और फाइनली इनको सरेंडर करना पड़ा 17 सितंबर 1948 को। और उसके बाद उन्होंने एक्सेशन किया और बहुत ज़्यादा उनके साथ इख्तलाफात हुए थे, बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और निज़ाम की, और फाइनली हैदराबाद में जो निज़ाम की फौज थी वो हिंदुस्तान की फौज के साथ लड़ी भी, और लास्ट पे ये उन्होंने सरेंडर किया
17 सितंबर 1948 को, और उसके बाद भी मर्ज हो गया हैदराबाद हिंदुस्तान के साथ। तो यह कोई मामूली बात नहीं था उन स्टेट्स को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना। या हम जुनेगर की बात करते हैं, वहाँ का जो प्रिंस था वो चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन जनता चाहती थी कि हिंदुस्तान के साथ ही रहे। या पांडिचेरी गोवा की मैं बात करूंगी, ये दमन दादरा नगर हवेली की मैं बात करूंगी। These states are union territories. Most they were the control of French and Portuguese. ये पुर्तगाल के अंडर थी, ये फ्रेंच की कॉलोनीज थी। इनको फिर से आज़ाद करना, इनको दर्जा देना, इनको फिर इमर्ज करना, इनकी रिग्रुपिंग करना, ये कोई छोटा मामला नहीं था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि स्टेट्स को किस तरह से रिऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह से बनी ये स्टेट्स और किस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बनी। तो जो कि मैंने अभी कहा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, he regrouped these states with his unchild efforts. उन्होंने हद से ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स लगा दिए। अब साथ मैंने जब ये स्टेट्स बनी, या कश्मीर एक्सेशन की मैं बात करूं, कश्मीर का भी एक्सेशन हुआ, वो भी एक पार्ट बन गया हिंदुस्तान का, वो भी एक पार्ट बन गई हिंदुस्तान की। तो ये सारी के सारी, हालांकि हिंदुस्तान के उन स्टेट्स में कश्मीर है, इनमें कश्मीर जो है इनमें नहीं आता है, वो अलग से अलग स्टेट थी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, ना तो हिंदुस्तान ना तो पाकिस्तान की, वो इंडिपेंडेंट थी। फिर किस तरह से वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। तो इन सब स्टेट्स को एक ही मुल्क के तले, एक ही झंडे के तले फिर इनको आबाद करना, यूनाइट करके रखना, ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब उस वक्त सरकार के सामने डिमांड फॉर स्टेट्स reorganization on linguistic basis, agitation for creation of states started with Telangana movement in 1953. अब धीरे धीरे क्या हो जाता है कि एक रिपोर्ट आ जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ही थे कि हिंदुस्तान जो है जब उसको एक स्टेट बनाना जाए तो ये एक कामयाब स्टेट बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इनफैक्ट ये कहा था कि उनका एक रिपोर्ट आया था कि इट बिकम्स मोस्ट डिजायरेबल फॉर द प्रोविंसेस टू बी रिग्रुप्ड ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज एज अ रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद ए स्पेशल वैरायटी ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड लिटरेचर। उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो बहुत पहले उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हमें स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करना है, लेकिन किस तरीके से हम स्टेट्स रिऑर्गेनाइज करेंगे? लैंग्वेज की बुनियाद पे स्टेट को बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एरियाज है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो उनको अलग से एक स्टेट बना दो, और वो पंजाबी स्पीकिंग पीपल जो है वो एक ही स्टेट में रहेंगे। तो इस तरह से कुछ तेलुगु बोलने वाले, इनको अलग से जितने भी एरियाज आते हैं वो सारे एरियाज को मिलाकर एक स्टेट बना दो। तो लैंग्वेज की बुनियाद पे, क्योंकि उनको अपना कल्चर होगा, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, अपने ट्रेडिशनल, अपना लिटरेचर होगा, तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग यूनिटीज में यूनाइट करके रखेंगे और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व अपने हिसाब से करेंगे। तो उस तरीके से इंडिपेंडेंट देंगे, राइट्स देंगे कि एक तो वो उस यूनाइट में रहेंगे, उस स्टेट में रहेंगे, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन को चलते रहेंगे। उसके साथ स्टेट उनको इतनी ही डिपेंडेंट देगी। तो ये फिर उन्होंने जब कहा था कि स्टेट्स ने भी शुरुआत की ही नहीं, हमें लग रहा हमें अलग होना चाहिए और हमें अलग से अपनी स्टेट बनानी है जबान की बुनियाद पे। अब पूरे हिंदुस्तान में यानी कि एजुकेशन स्टार्ट हुआ।
اور ایجوکیشن جب سٹارٹ ہوا یہ تلنگانہ موومنٹ سب سے پہلی تلنگانہ موومنٹ رہا آندھرا پردیش میں 1953 میں تلنگانہ موومنٹ 1953 میں. تو انہوں نے کیا کہا پنڈت جواہر لال نہرو in 1952 Prime Minister Nehru appointed States Reorganization Commission. یاد رکھیے گا بچوں پنڈت جواہر لال نہرو نے 1952 میں آرڈر نکالا ایک کمیشن اپوائنٹ کی کہ کس کو ہم کام سونپتے ہیں کہ اسٹیٹس کو نئے طریقے سے جو ہے ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس کرے. اسٹیٹس دیکھ لے یہ علاقوں کو دیکھ لے کس طریقے سے کس علاقے کو کون سی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور اگر وہاں 80% لوگ پنجابی بولتے ہیں تو میں اس کو اب الگ سے ایک اسٹیٹ بنا دوں گا. یہ نہیں ضروری کہ 100% وہاں کی وہی لینگویج ہو لیکن میجارٹی جو ہے اسی حساب سے اس اسٹیٹ کو لینگویج کی بنیاد پہ وہاں درجہ دیا جائے گا. اور تو انہوں نے کمیشن جب 1952 میں کا درجہ دیا جائے 1952 میں اس کے جو ہیڈ تھے اس وقت فیضل علی ہیڈڈ بائی فیضل علی. وہ کون تھے؟ فیضل علی. حالانکہ ان کے ساتھ اور جو کچھ ممبرز تھے جیسے پونیکر تھا ہرودہ میں تھا کنجرو ہے اینڈ آلسو دیز ممبرز آف دس کمیشن. اور کمیشن نے اس کے بعد نیچرلی جب کسی کمیشن کا کام سونپا جاتا ہے تو وہ اپنا رپورٹ تیار کرتی ہے. کمیشن کو 4 سال لگے تو انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کیا. انہوں نے کیا کیا؟ پورے ہندوستان کا سروے کیا. ہر جگہ دیکھے کہاں کیا لوگ چاہتے ہیں کہاں کون سی ڈیمانڈ ہے کس اسٹیٹ میں کون سی لینگویج سرفرست ہے کس اسٹیٹ کو کیسا درجہ دیا جائے گا باؤنڈری کیسے کھینچی جائے. یہ ساری چیزیں انہوں نے 4 سالوں میں دیکھی اور فائنلی انہوں نے اپنا ڈرافٹ مکمل کر لیا. اور جب انہوں نے ڈرافٹ مکمل کر لیا تو نیچرلی پارلیمنٹ کے پاس اپنا ڈرافٹ بھیج دیا. کس نے؟ کمیشن نے رپورٹ اپنی تیار کر کے کہاں پہ بھیج دی؟ پارلیمنٹ میں. اب جب پارلیمنٹ کے پاس بل پہنچ گئی تو بل 1956 تو بل 1956 میں پارلیمنٹ کے پاس یعنی کہ دے پریزنٹڈ بل ان 1956. اور کب سٹارٹ ہوا؟ 52 میں کام یہ سنبھالا گیا کمیشن بنی. اس کے بعد 56 میں جب بل پاس کر دی گئی پارلیمنٹ میں تو اس کے بعد حالانکہ انہوں نے بل میں بہت ساری امینڈمنٹس بھی آئی. کچھ امینڈمنٹس آئی کہ نہیں ایسا غلط ہے ایسا ہونا چاہیے یہاں ایسا ہونا چاہیے. تو ساری امینڈمنٹس کے بعد ہندوستان میں کیا ہوا کہ 14 states and 4 union territories had been formed on the basis of language. بچوں یاد رکھے گا کہ 56 میں جو رپورٹ آئی رپورٹ کے بعد جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچی وہ بل کو پھر پاس کیا گیا اور ہندوستان میں سب سے پہلے 14 states along with 6 union territories. اب یہ کس طریقے سے بنی کس بنیاد پہ بنی؟ لینگویج کی بنیاد پہ. اب اسٹیٹس کو ری آرگنائزیشن کمیشن جو ہے اسٹیٹس جو بنی نئے سرے سے بنی کس بنیاد پہ؟ آن دا بیس آف لینگویج. اور سب سے پہلے 14 اسٹیٹس اور 6 یونین ٹیریٹریز تھی. اور جب ہم پریزنٹلی دیکھتے ہیں آج کی ہم بات کریں گے پریزنٹلی دے ویر ہیونگ 28 states and 9 union territories. چونکہ 29 تھی لیکن جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا درجہ واپس لے کے لداخ کو الگ سے یونین ٹیریٹری اور جموں کشمیر کو الگ سے یونین ٹیریٹری بنایا گیا. اور اسی طرح سے یہاں یوٹیز کا درجہ انہانس ہوا. تو پیارے بچوں آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اوکے تھینکس.